एक इंसान को कहाँ निवेश करना चाहिए? मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, आपने समय दिया। मनीष जी, आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक इंसान को कहाँ निवेश करना चाहिए? सवाल बहुत प्यारा है आपका सुरेश जी कि कहाँ निवेश करना चाहिए। मेरा मानना है कि निवेश के लिए सिर्फ पैसा ही मायने नहीं रखता। निवेश इंसान को सर अपने परिवार में भी करना चाहिए, अपने आध्यात्म में भी करना चाहिए, अपने शरीर के लिए भी करना चाहिए। और हाँ, जैसा कि हम रियल इस्टेट के मोड में हैं, तो आपका सवाल सही है। निवेश का कोई दर्शकों का हो सकता है कि कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता हो, कोई इंश्योरेंस में करता हो, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड में करता हो। मेरा पर्सनल फेवरेट जी, क्योंकि जैसा कि आंकड़े कहते हैं, मैंने पहले भी कई बार बताया कि आंकड़े क्या कहते हैं कि भारत का 50% से भी ज़्यादा निवेश इंश्योरेंस और एफडी गोल्ड इनको देख लें तो 4-5% इन्वेस्टमेंट है। रियल इस्टेट में 50% से भी ज़्यादा भारत का निवेश है। तो मेरा पहली प्रायोरिटी हमेशा रियल इस्टेट है। ठीक है, थैंक यू। तो मनीष जी, जैसे कि आपने बताया कि रियल इस्टेट में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप थोड़ा सा इसको ब्रीफ करें कि रियल इस्टेट ही इंसान को क्यों चुनना चाहिए? रियल इस्टेट क्यों चुनना चाहिए? रियल इस्टेट एक बेसिक नीड होती है किसी भी व्यक्ति की। बिना गोल्ड के व्यक्ति रह सकता है, बिना इंश्योरेंस के रह सकता है। वो एक सुरक्षा की दृष्टि से होना भी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो रियल इस्टेट एक बेसिक नीड है। रहने के लिए घर चाहिए, वो सोने पे नहीं सो सकता, वो इंश्योरेंस की पॉलिसी पे नहीं सो सकता। राइट। तो पहली प्रायोरिटी घर होनी चाहिए। और अगर ग्रोथ भी देखें कि व्यक्ति को सोने के लिए, खाने के लिए, गाड़ी रखने के लिए, व्यापार करने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले जमीन का एक टुकड़ा चाहिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया मनीष जी, आपने बहुत अच्छा बताया। तो मनीष जी, आप ये भी बताएं कि जैसे आपने रियल इस्टेट का नाम तो लिया, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन रियल इस्टेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है। जैसे मान लो कि अब प्लॉट है, वो एक तो रेजिडेंशियल होता है, एक कमर्शियल होता है, एक इंडस्ट्रियल होता है। तो कौन से प्लॉट में क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए सुरेश जी है ना, उनको ऐसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी जी। जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर मैं पिज्ज़ा दे दूं खाने के लिए, उसको भूख लगी है या उसको प्यास लगी है, ठीक है, मान लो आपको प्यास लगी है सुरेश जी, आपको पानी पीना है, तो मैं आपको एक है ना बढ़िया सा कोल्ड कॉफी या शेक पकड़ा दूं, तो क्या आपकी प्यास बुझ जाएगी क्या? पॉसिबल नहीं है। या मैं आपको पिज्ज़ा पकड़ा दूं तो आपकी प्यास बुझ जाएगी क्या? नहीं सर। वैसे ही रियल इस्टेट में किसी भी व्यक्ति की, हर व्यक्ति की अपनी नीड होती है, अपनी आवश्यकता होती है। मान लो कि एक सैलरीड पर्सन है, अगर वो इंडस्ट्रियल प्लॉट में इन्वेस्ट करता है तो मेरे हिसाब से वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक समय के बाद मान लो उस प्लॉट का यूज़ भी आना चाहिए उसको। तो पहली उसकी प्रायोरिटी रेजिडेंशियल है। अगर वो अपनी रेजिडेंशियल प्रायोरिटी पूरी कर चुका है तो सेकंड प्रायोरिटी उसकी इन्वेस्टमेंट है। बहुत बढ़िया। तो वो इन्वेस्टमेंट वो डिसाइड करता है कि मुझे कमर्शियल में जाना है, कि रेजिडेंशियल में जाना है, कि शॉप में जाना है, कि स्टूडियो अपार्टमेंट में जाना है, फ्लैट में जाना है, प्लॉट में जाना है। ये सब चीज़ें बाद में डिसाइड होती है। वो हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। उसके लिए हमेशा हर व्यक्ति की सिचुएशन देखिए। तो जैसे आपका कहने का मतलब ये है कि आदमी की सिचुएशन मोड वो डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी में कौन से में उसको फाइनल करना चाहिए। बिल्कुल। तो मनीष, जैसे कि आपने बहुत सारे ऑप्शन बताए हैं, तो मनीष थोड़ा सा आप ये भी बताएं कि किस लोकेशन पे और कौन सा ऐसा शहर चुने अपन जिससे क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। और थोड़ा सा आप ये भी क्लियर करें कि जब लोकेशन की बात आती है ना, तो जैसे मेरे टीम मीटिंग में मेंबर हैं, क्लाइंट्स भी हैं, उनका एक सवाल होता है कि यार थोड़ा सा एक दूरी भी नियर बाई होनी चाहिए। तो मनीष जी, आपकी राय से इसका क्या ऐसा तोड़ जवाब होना चाहिए ताकि कस्टमर संतुष्ट हो और वो अपना निवेश करें? आपने इसमें 2-3 चीज़ें मेरे से एक साथ पूछी सुरेश जी, कि लोकेशन, दूरी, कस्टमर्स की क्वेरी, शहर, तो सबका अलग अलग आंसर है। जैसे दूरी की बात आती है तो निवेश हमेशा सुरेश जी, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से, शहर से, जिस भी शहर में रह रहे हैं जी, उसमें आपको अपने घर से डिस्टेंस नहीं देखना होता है। नियर बाई क्या अट्रैक्शंस हैं, नियर बाई रोड ट्रांसपोर्ट क्या है, गवर्नमेंट के क्या इंफ्रा आने वाले हैं, वहाँ से नई रिंग रोड तो नहीं गुजर रही, कोई मेट्रो लाइन तो नहीं आ रही, गवर्नमेंट के कोई हॉस्पिटल की प्लानिंग तो नहीं है, एयरपोर्ट की प्लानिंग तो नहीं है। ठीक है। तो दूरी है ना हमेशा आएगी। निवेश हमेशा दूरी पे ही होता है। नज़दीक में अगर आप निवेश करोगे तो वो रिटर्न नहीं मिलेगा। और रही बात शहर की, तो शहर अगर आपका पहला इन्वेस्टमेंट है तो आपको शहर के बाहर नहीं जाना चाहिए, अपने शहर में ही। हो सकता है आप 20, 30, 40 किलोमीटर दूर चले जाओ, तो आप शहर मत बदलो, क्योंकि उसमें आपके अंदर अभी वो जिगरा नहीं आया होता है
कि आप उसको पचा पाओ। जी, तो कई बार आप टेन्योर में डर जाते हो, क्योंकि दूसरा शहर होगा तो आपका निवेश हो सकता है लंबा हो जाएगा, ठीक बात, 2 साल, 5 साल, 10 साल, और आपके मन में एक डर बना रहता है। तो आपको पहले शुरुआत अपने पहले शहर से करनी चाहिए, फिर जो उभरता हुआ शहर है उसकी आपको संभावनाएं देखनी चाहिए। जैसे आजकल नवी मुंबई एक उभरता शहर है, जी जी, इसमें ग्रोथ की संभावना पूरी है, बहुत अच्छे रिटर्न्स पा सकता है। तो वैसे ही हर व्यक्ति के लिए अपना एक शहर होता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो टायर 1 हो सकता है, मेट्रो सिटीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो वैसे डिसाइड होता है कि उसका पहला इन्वेस्टमेंट है, दूसरा है या 10वां इन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छा मनीष जी। तो मनीष जी इसी वाक्य में थोड़ा सा मैं आपसे और ही क्लियर करना चाहूंगा कि मनीष जी से आपने नई मुंबई का नाम लिया, तो वैसे ही कोई और सिटीज हैं जिसका आप बताना चाहेंगे कि ताकि क्लाइंट्स उसमें निवेश कर सकें? देखो, शहर वैसे तो बहुत सारे हैं, और अभी अपने हिंदुस्तान में जैसे मैं बात करूँ, अपने इंडिया में जहाँ अपन बैठे हैं जयपुर, जी जी, जयपुर को पूरा इंडिया और इंडिया के बाहर के लोग भी जयपुर को पसंद करते हैं। यहाँ टूरिज्म बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं, यहाँ ग्रीनरी है, यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत कुछ है, सिक्योरिटी सेफ्टी की दृष्टि से भी बहुत कुछ है। तो जयपुर भी एक शहर है, इंदौर आप देख सकते हैं एक शहर है, अहमदाबाद एक बड़ा शहर है, ठीक है, एक नवी मुंबई जो मैं बात कर रहा था वो शहर है। ऐसे करके और भी 10 शहर और भी हैं, मैं उसके बारे में जरूर अगली बार बताऊंगा कि आप किस शहर से बिलोंग करते हैं, और आप नीचे कमेंट पे भी बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा शहर हो सकता है तो आपकी नज़र में सबसे बेस्ट हो। ओके, चलिए मनीष जी आपने बहुत अच्छा बताया। अब आप ये बताइए सर कि ग्राहक को जो अपना प्लॉट जो निवेश करता है उसको कितने टेन्योर के लिए करना चाहिए, कितनी अवधि के लिए करना चाहिए जी? तो इसमें 2-3 चीज़ें काम करती है, आपका नॉलेज, आपका मतलब आपका जो नॉलेज है, आपका डिसीजन है, और प्लस दुनिया को पता है कि वो किस्मत पे ज़्यादा बिलीव करती है, किस्मत भी बहुत मायने रखती है। तो प्लॉट का कोई टेन्योर नहीं हो सकता या इन्वेस्टमेंट का कोई टेन्योर नहीं हो सकता। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपने आज चीज़ को 10 लाख में ली है और कल ही वो 12 लाख में बिक रही है, तो मतलब मेरा मानना है कि आप सुबह रजिस्ट्री करा के आए और शाम को 12 में बिक रही है, तो आपको 20% का रिटर्न सेम डे मिलता है, तो आपको कर देना चाहिए, अगर कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आई है। ओके, तो टेन्योर 1 दिन का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, और 10 साल का भी हो सकता है, और 50 साल का भी हो सकता है। पर अगर आप किस्मत पे न जाएं तो मेरा कहना है कि आप जब भी निवेश करें, क्योंकि आप शहर से थोड़ा दूर करें, 25, 30, 40 किलोमीटर दूर जा करके, ठीक है, और टेन्योर मिनिमम 10 साल का आप रखें। ओके, ताकि जो चक्रवर्ती ब्याज जिसको कहते हैं उससे आपको रिटर्न मिल जाए। मतलब जैसे मान लो कि प्रॉपर्टी हर 5 साल में डबल हो रही है एग्जाम्पल के रूप में, जी जी, तो आज आपने 10 लाख डाले हैं, तो 2030 में 20 हो जाएंगे, तो वो उस साल के 5 साल आपको और डबल करने, यानी 2035 में वही 20 लाख 40 हो जाएंगे, फिर 5 साल आप वेट करेंगे तो 40 के 80 होने की संभावना बढ़ेगी। बहुत बढ़िया। तो आपको चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से रिटर्न मिलेंगे, तो टेन्योर 10 से 15 साल मिनिमम होना चाहिए। तो आपका ये कहने का मतलब ये है कि अगर कस्टमर को अगर प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा रिटर्न चाहिए तो कम से कम उसको 10 साल वेट करना चाहिए। 10 साल, या फिर गोल बेस, जैसे मान लो कि किसी ने प्लान किया, जैसे आपके कितने बच्चे हैं सुरेश जी? मेरे सर 3 बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे की उम्र क्या है? सर अप्रोक्स आप 10 साल मान लो। तो जैसे आप, मेरे हिसाब से जैसे आपका बच्चा, आप उसकी शादी के लिए या उसकी हायर एजुकेशन के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, तो या तो आप अपनी एफडी तोड़ेंगे या अपने म्यूचुअल फंड तोड़ेंगे। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ ना, आज ही आप है ना 10,000 रुपये महीने की रियल एस्टेट में लोन के साथ जाके निवेश करें, तो जब 10 साल बाद आपका बच्चा कहेगा डॉक्टर बनना है, तो आपके पास एक सपोर्ट होगा 40-50 लाख। मतलब आप डाल तो 10,000 रुपये महीने के रहे लोन से, बिल्कुल बिल्कुल, पर 10 साल बाद जब वो कहेगा पापा मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपके पास, या मैरिज करनी है, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में मैरिज में भी बहुत पैसा खर्च बहुत लगता है, बिल्कुल सर। तो आपके पास एक 50 लाख का बैकअप खड़ा होगा। आप डालेंगे तो 10 लाख ही हो सकता है, आप 20 लाख चुका दे लोन के माध्यम से 10-15 सालों में। बिल्कुल, बट आपको जो सपोर्ट मिलेगा ना, वो यूज मिलेगा। 10,000 हो सकता है आप आज मैनेज कर लें, 2 घंटे जीवन में और एक्स्ट्रा एड ऑन करके। सही कह रहे हो। पर ये गोल बेस होना चाहिए। आप अपनी पर्सनल रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। जैसे आप मानो कि आप सोच रहे हैं कि मैं 25 साल बाद रिटायर होना चाहता हूँ, आज आपकी उम्र 30-32 साल हो गई और आप 25 साल बाद रिटायर होना चाह रहे हैं, तो आप 25 साल के लिए निवेश करें। एक गोल बेस होना चाहिए। बहुत बढ़िया मनीष, बहुत बढ़िया। मनीष जी आपकी जानकारी बहुत अच्छी लगी। तो मनीष जी इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, और अब आप मनीष जी ये बताएं कि जयपुर में ऐसी कौन सी रोड या ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें ग्राहक को निवेश करना चाहिए? ये मेरा भी सवाल है, और मेरे जो ग्राहक आते हैं उनका भी सवाल है, और जो मेरे टीम मेंबर है उनका भी सवाल है। एक्चुअल में क्या, मुझे नहीं पता बाहर क्या होता है, राजस्थान में ऐसा देखा जाता है
कि जो जहाँ से आ रहा है उससे जुड़ता हुआ कोई रोड है तो उस पर मुझे प्लॉट दे दो या उस पर मुझे प्रॉपर्टी दे दो। ये सवाल मेरे पास गया। मान लो कोई साउथ, जयपुर साउथ से आ रहा है, मतलब ये टोंक रोड से या सांगानेर से या इधर से भीलवाड़ा से आ रहा है इधर से, तो वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे इसी रोड पे प्लॉट बिल्कुल बिल्कुल ये सवाल आता है। अजमेर से कोई आ रहा है या उधर नागौर से कोई आ रहा है तो अजमेर रोड पे प्लॉट मांगता है। भरतपुर या मथुरा साइड से कोई आ रहा है तो वो आगरा रोड पे प्लॉट मांगता है। जी जी। तो मेरा कहना है कि ना, जहाँ गवर्नमेंट की ग्रोथ है ना, जहाँ लग रहा है कि इंफ्रा बन रहे हैं, जहाँ सड़कें चौड़ी हैं, जहाँ नए पुलिया नए फ्लाईओवर्स का निर्माण हो रहा है, जहाँ गवर्नमेंट ने भविष्य के लिए अनाउंसमेंट कर रखी है कि यहाँ हॉस्पिटल्स आने हैं, यहाँ बस स्टैंड आने हैं, या यहाँ एयरपोर्ट आने हैं, या जहाँ गवर्नमेंट पैसा लगा रही है। बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी पैसा लगाती है, इंफ्रा लगाती है, तो एक दिन का डिसीजन नहीं होता सर। बिल्कुल सही। कोई एयरपोर्ट बनना और उसका अनाउंसमेंट में बहुत साल लग जाते हैं, कई बार 10-15 साल लग जाते हैं। तो वो आपको पहले से बता देती है गवर्नमेंट कि हम यहाँ पे ये चीज़ें ला रहे हैं, तो आपका निवेश वहाँ होना चाहिए जहाँ गवर्नमेंट के इंफ्राज आने वाले। अब ये बातें किसी से छुपी नहीं होती है। जीडी की वेबसाइट पे भी आप जाएंगे या न्यूज़पेपर्स में भी देखेंगे तो क्या क्या आने वाला है। कई लोग तो दुखी हैं, जैसे अभी बीच में अजमेर रोड से लोग दुखी थे कि फ्लाईओवर बन रहे हैं। तो मैं हमेशा एक ही सवाल का जवाब देता था कि जहाँ निर्माण हो रहा है वहीं तो ग्रोथ के चांसेस है। ठीक बात है। जहाँ मान लो सड़कें खुदी हुई हैं, तो देखो अगर मजबूती सही नहीं बनाई तब खुदी हुई है तब तो गलत है, पर हाँ अगर मान लो वहाँ सीवरेज जल रही है, पानी की लाइन जल रही है, तो ग्रोथ के चांसेस वहाँ हैं। ठीक बात है। खुदी हुई सड़कों से उस वक्त डरो जब वहाँ मटेरियल कमजोर डाला है, वहाँ मत डरो जब सीवरेज जल रही है, पानी डल रही है। तब आपको तो खुश होना चाहिए कि हाँ अब मेरे शहर में, मेरे एरिया में ग्रोथ आ रही है, मतलब डेवलपमेंट तेजी से बढ़ रहा है। जहाँ डेवलपमेंट बढ़े वहाँ निवेश करना चाहिए। इसका पर्टिकुलर जवाब देखें, लोगों का पसंदीदा और मेरा भी पसंदीदा साउथ वेस्ट है जयपुर का। अजमेर रोड, सांगानेर, महिंद्रा सेज, टोंक रोड, जगतपुरा, शिवदासपुरा, ये बेल्ट मेरा फेवरेट है, यहाँ लोगों को जाना चाहिए। तो मनीष जी, आपकी राय से कस्टमर को अपना रूट नहीं देख के डेवलपिंग एरिया देखना चाहिए। बिल्कुल। ओके, तो मनीष जी अब आप ये और बताइए कि जैसे आपने सारी चीजें लगभग क्लियर करी है, तो अब थोड़ा सा कस्टमर को एक पॉइंट जो बार बार उसको रोकता है कि वो डरता है कि यार कोई चीज इलीगल नहीं आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए। तो मतलब कि आप हमें ये बताएं कि क्या क्या सावधानियां कस्टमर को रखनी चाहिए। कस्टमर को सबसे पहली सावधानी वो रखनी चाहिए कि मैं जिस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक मीडिएटर व्यक्ति होता है, बिल्कुल एक एडवाइजर होता है। आपको एजेंट, ब्रोकर और एडवाइजर में फ़र्क जानना आना चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति जो आपको बता रहा है वो रेरा से रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि 2017 से रेरा कंपलसरी हो गया है। बिल्कुल हो गया है। प्रोजेक्ट का रेरा होता है, कंपनी का रेरा होता है, और व्यक्तिगत रियल एस्टेट एजेंट का भी रेरा होता है। अगर उस व्यक्ति का रेरा नहीं है तो उसको आप ब्रोकर समझ के उससे दूर हो जाए। यानी वो तो एक तो खुद ही लीगल नहीं है, क्योंकि कंपलसरी कर रखा है। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसको 5 साल की सज़ा भी है और 50,000 का जुर्माना भी है। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला तो वो ऑथोराइज्ड एजेंट होना चाहिए। ऑथोराइज्ड एजेंट से वो सलाह लें और चीज़ें समझें, और फिर वो देखिए वो जो प्लॉट ले रहा है वो रेरा रजिस्टर्ड है, वो जेडी से अप्रूव्ड है, ओके, तो वो उसमें जाए। ये सारी चीज़ें देख करके फिर लास्ट में उसको ये भी देखना चाहिए कि जिस कॉलोनाइजर से या जिस बिल्डर से मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ उसका पास्ट हिस्ट्री कैसी है, उसका पास्ट डेवलपमेंट कैसा है, उसका अभी करंट डेवलपमेंट कैसा है। हो सकता है कि कोई नया रियल एस्टेट बिल्डर मार्केट में आ रहा है, ऐसा नहीं कि उससे माल नहीं लेना चाहिए, बट उसका डेवलपमेंट आपको देखना चाहिए, उसका ट्रस्ट आपको चेक करना चाहिए। तो फैक्ट चेक करके ही आप निवेश करें। सबसे पहले मैं सलाह दूंगा कि रेरा जरूर देखें, और कुछ देखें ना देखें, कंपनी का रेरा देखें, प्रोजेक्ट का रेरा देखें, और जो व्यक्ति जो आपको समझा रहा है वो रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए। मैं रेरा के समर्थन में हमेशा रहा हूँ, आप भी रेरा के समर्थन में जाइए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे रेरा को तो रेरा भी कुछ नहीं कर पाएगा। थैंक यू मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर बहुत बहुत आपने आज बहुत सारे सवाल पूछे, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भी नॉलेज बढ़ी, मुझे भी अच्छा लगा आपको बताने में। सर बहुत अच्छा आपने बताया है, और मैं तो ये चाहूँगा कि आज मनीष जी के जरिए जो चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए रखी है और जो सवाल जवाब करे हैं, तो शायद हो सकता है कि इनके जवाबों से आप डिसीजन करने में थोड़ा सा आपको अच्छी मदद मिल जाएगी। मैं चाहूँगा कि आपके दर्शक से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके और भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमें और मदद मिले कि हमें क्या आपके सवालों के जवाब देने हैं। हम भविष्य में आपकी मदद के लिए हमेशा
इसी तरह मिलते रहेंगे और आगे आपकी मदद करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हमारा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।